अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर 360। कैरियर 360 का मिशन हमेशा से ही एक बेस्ट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है। बेस्ट एंड इफेक्टिव लर्निंग, ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और कंसल्टेंसी सर्विस की एक वसी रेंज को डिज़ाइन और फ्राहम करना है जो आपकी इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशनल कारकर्दगी और एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ला सकती है। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम पावर जनरेशन ऑटोमेशन सिलसिले की एक और जदीद कड़ी है। आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल ऑपरेशंस के बारे में। तो गाइस, पैरेलल ऑपरेशन जेनसेट के दरमियान जो हम इसको सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग करते हैं, दो या दो से ज़्यादा पावर जनरेटर्स को जब पैरेलल में चलाना हो, अपनी पावर जनरेशन की जो ज़रूरत को जो इंक्रीज़ करना हो, कैपेसिटी को बढ़ाना हो, तो उसको पैरेलल ऑपरेशन कहते हैं। ऑटोमेशन पावर इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये ट्रेनिंग है जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ये ट्रेनिंग बहुत मुफीद साबित हो सकती है। उनके फ्यूचर और उनके कैरियर के लिए एक संगे मील की हैसियत रखती है। अगर आपने इस ऑफिशियल चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई और बेहतरीन जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। हो सकता है ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपकी कामयाबी की एक किरण साबित हो सकती है। पैरेलल ऑपरेशन क्या होता है और ये कब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता है उन इंजीनियर्स के लिए जो कि बिल्कुल फ्रेश हैं या वो भी कुछ अरसा ही हुआ है अपनी फील्ड में अगर जॉब कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत मुफीद इंफॉर्मेशन हो सकती है उनके लिए। सबसे जो बुनियादी वजह होती है पैरेलल ऑपरेशन की, हम पावर कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए पैरेलल ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर पहले आपके पास एक जेनसेट चल रहा है, लेट्स सपोज 1000 केवीए और 800 किलोवाट की कैपेसिटी का एक जेनसेट है, आपका लोड बढ़ जाता है, उस इंडस्ट्री का अगर लोड बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, तो डेफिनेटली उसे एक नया जेनसेट इस्तेमाल करना पड़ेगा और उस जेनसेट को उसके साथ पैरेलल में चलाना पड़ेगा। ये मुश्किल होता है क्योंकि आप सेपरेट सेपरेट लोड के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो आपको एक कॉमन लोड के ऊपर, एक कॉमन बस बार के ऊपर मल्टीपल सेट को थ्रू पैरेलल ऑपरेशन चला सकते हैं। तो बेसिक जो बुनियादी वजह है, आप उसका लोड इंक्रीज होता है तो आप उसके लिए चला सकते हैं। आप इसमें एक ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज आपको करना पड़ सकता है। पावर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आप इसको पैरेलल ऑपरेशन को आपकी ज़रूरत पेश आ सकती है। आप मल्टीपल सेट को भी इसलिए चला सकते हैं कि आपके पास एक या दो से ज़्यादा सेट चल रहे हों तो इसकी सेट के ऊपर मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस इंटरवल आ जाता है, तो उसमें भी आपको पैरेलल ऑपरेशन के लिए होता है कि आपके कुछ सेट मेंटेनेंस पर है और कुछ सेट आपके ऑपरेशनल है, तो उनकी मेंटेनेंस और ऑपरेशन वो साथ साथ चलता रहता है। और जो एक दूसरी वजह है कि पैरेलल ऑपरेशन जो आपका है वो फ्यूल की कॉस्ट बचाने के लिए भी होता है कि अगर आपके बड़ा जेनसेट है तो उसकी जगह अगर आपके छोटे 3 जेनसेट होंगे तो वो लोड डिमांड के ऊपर चलते रहेंगे। ऑटोमेटिकली लोड कम या ज़्यादा होने से जेनसेट बंद भी होते रहेंगे और स्टार्ट भी होते रहेंगे थ्रू ऑटोमेटिकली लोड डिमांड पोलैरिटी। तो ये लोड मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, इससे लोड डिमांड के हिसाब से वो जेनसेट चलते हैं और बंद होते रहते हैं। To provide the emergency backup to critical supplies without losing power like hospitals, ships, computer data system, तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से पैरेलल ऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है। इसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है एक पैरेलल ऑपरेशन के लिए, यानी दो या दो से ज़्यादा जेनसेट को आपस में मतवाजी चलाना या पैरेलल चलाना, उनके पावर सप्लाई को इकट्ठा कर देना, उसके लिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। डेफिनेटली आपके दोनों जेनसेट के या जितने भी जेनसेट आपने पैरेलल में चलाने हैं उनके जो आउटपुट वोल्टेज हैं वो आपके सेम होने चाहिए।
जेनसेट की जो फेज एंगल है, फेज रोटेशन है, वो आपका सेम होना चाहिए। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम होनी चाहिए। जब आपने उसको सिंक्रोनाइज करना है, लोड शेयरिंग करनी है आपने, तो ये पैरामीटर आपके सेम होने चाहिए। द अदर वन इज द ऑल जेनसेट द प्राइम मूवर मस्ट हैव द सिमिलर नो लोड टू फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है समझने के लिए। समटाइम आपकी फ्रीक्वेंसी और आपके वोल्टेज सेम हो जाते हैं, आपका फेज एंगल सेम हो जाता है, लेकिन आपका जो प्राइम मूवर का रिस्पॉन्स टाइम है, आपके उस इंजन का रिस्पॉन्स टाइम है, जो नो लोड से फुल लोड तक करेक्टरिस्टिक है, उसकी जो खसूसियात हैं, जो फ्यूल खोलने की बंद करने की, जो एक एक एवरेज जो गवर्निंग उस गवर्नर का जो बिहेवियर है, अगर वो मैच नहीं करता, वो काम नहीं करता, तो आपको दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। आपके पैरेलल ऑपरेशन में डिफरेंट तरह के ट्रबल्स आ सकते हैं, इसमें रिवर्स पावर आ सकते हैं, इसमें हार्मोनिक्स आ सकते हैं और इस तरह के दूसरे मसाइल आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो पैरेलल ऑपरेशन है ये सक्सेसफुली नहीं चल सकता। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आपका जो प्राइम मूवर है उसकी नो लोड से फुल लोड जो करेक्टरिस्टिक है, या आसान लफ्ज़ों में उसके जो गवर्निंग रिस्पॉन्स टाइम है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और अप्रोक्सीमेटली सेम सेम होना चाहिए। जेनसेट इंस्टॉलेशन मस्ट द प्रोवाइडेड विद द सिंक्रोनाइजिंग इक्विपमेंट। एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा पीएलसी सिस्टम, एक ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए जो ये तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर सके, उसके वोल्टेज को मॉनिटर कर सके, वोल्टेज को अप डाउन कर सके, फ्रीक्वेंसी को मॉनिटर कर सके, फ्रीक्वेंसी को अप डाउन कर सके और उसके फ्यूल को कंट्रोल कर सके और उसके फेज एंगल को मेजर कर सके, फेज सीक्वेंस को मेजर कर सके। ये सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए आपके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर सके, जिसकी वजह से आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। वो डिफरेंट तरह के कंट्रोलर हो सकते हैं, वो आपका डीप सी का कंट्रोलर हो सकता है, वो कॉमैप हो सकता है, वो वुडवर्ड हो सकता है, वो डाइफ हो सकता है, वो डेटाकॉम हो सकता है और वो मिकार्टे का कंट्रोलर हो सकता है। वो कोई भी कंट्रोलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली तमाम कंट्रोलर्स का जो फीचर्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। इसके अलावा उस सिस्टम के अंदर तमाम सेफ्टीज और प्रोटेक्शंस का होना ज़रूरी है। उसके अंदर रिवर्स पावर की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सर्किट की, ओवरलोड की, ओवर टेम्परेचर की, जो सारी रिक्वायर्ड जो सेफ्टीज और प्रोटेक्शन है वो एक उस सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। तो गायद ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है। अगर आपने पैरेलल ऑपरेशन अचीव करना है, आपने दो या दो से ज़्यादा जेन सेट को सिंक्रोनाइजिंग करनी है, यानी पैरेलल ऑपरेशन करना है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है जिनको आपने मीट करना है। जनरेटर डिसिमिलर डिजाइन द मैन्युफैक्चरर शुड हैव द सिमिलर वेव फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो पोल पिच है अल्टरनेटर की, वो 2/3 पोल पिच होनी चाहिए। अगर उनकी पोल पिच सेम नहीं है तो आप उसको पैरेलल में रन नहीं कर सकते, चाहे आप ऊपर वाली सारी चीज़ें मैच भी कर लेते हैं, सारी रिक्वायरमेंट मीट भी कर लेते हैं। अगर आपके अल्टरनेटर के डिज़ाइन में मसला है, उसकी पोल पिच सेम नहीं है, ये अलग बात है कि आजकल जितने भी अल्टरनेटर होते हैं, चाहे कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, उसकी पोल पिच सेम ही होती है, वो 2/3 पोल पिच के अल्टरनेटर ही होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मोस्टली तौर पर जो हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर्स भी हैं और हमारे जो जो इस फील्ड से रिलेटेड लोग भी हैं, उनको भी इस बारे में पता नहीं होता। तो आपके अल्टरनेटर की पोल पिच 2/3 होनी चाहिए। Synchronization is carried out the order to parallel a generator onto the live bus bar, either in the Iceland mode with multiple generator sets as the only supply to the utility। इसमें आप दो या दो से ज़्यादा जेनसेट कॉमन बस बार के ऊपर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उसको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं पावर को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए। सिंक्रोनाइजेशन आपकी मैनुअल हो सकती है, आपकी ऑटोमेटिक हो सकती है और सेमी ऑटोमेटिक हो सकती है। ये याद रखिए, आजकल जिस दौर में हम रह रहे हैं यहाँ पर जो सिंक्रोनाइजेशन और पैरेलल ऑपरेशन होता है वो 99% ऑटोमेटिकली ही अचीव किया जाता है। मैनुअल मेथड भी ऑब्सलीट हो चुका है, मतरूक हो चुका है और सेमी ऑटोमेटिक सिलसिला कहीं कहीं शायद आपको नज़र आए या आप उसको एक्सपीरियंस करें, जिसमें आधा हिस्सा आपका मैनुअल होता है और आधा आपका ऑटोमेटिक होता है। उसमें आप जो चेक सिंक रिले के थ्रू आप उसके फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को पोटेंशियोमीटर की मदद से मैच करते हैं और जैसे ही दोनों चीज़ें मैच होती हैं तो चेक सिंक रिले ऑटोमेटिकली एक ब्रेकर क्लोज की आउटपुट जनरेट करती है और नए आने वाले जनसेट को ब्रेकर को क्लोज कर देती है। दैट इज कॉल्ड द सेमी ऑटोमेटिक पैरेलल ऑपरेशन।
इस पिक्चर में अगर आप देखें तो दो जेनसेट हैं, जेनसेट नंबर 1 और जेनसेट नंबर 2। इसमें आपका दो एवीआर लगे हुए हैं, ड्रूप सिटी लगी हुई है, और CB1 CB2 सर्किट ब्रेकर 1 और सर्किट ब्रेकर 2, आगे कॉमन बस का बार के ऊपर, आगे MCB मेन सर्किट ब्रेकर, आगे लोड। ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है जो दो जेनसेट को रिप्रेजेंट कर सकती है। कंसिडर द सिंपल इंस्टॉलेशन विद द टू आइडेंटिकल जेनसेट ब्रेकर ओपन सर्किट, इनका दोनों का ब्रेकर ओपन है। अभी आपका एक का ब्रेकर क्लोज हो चुका हुआ है, तो गाइस CB2 जेनसेट नंबर 2 का ब्रेकर क्लोज है और वो लोड को सप्लाई देने लग गया हो। इस वक्त जेनसेट नंबर 2 ऑन लोड है। अब अगर आपने जेनसेट नंबर 1 को सिंक्रोनाइज करना है तो उसके लिए आपको उसके वोल्टेज और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना जरूरी होगा। When the relative engine speed are different, the generator waveform will be rapidly going and out of the phase। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है दोनों का फेज एंगल जो है वो सेम होना चाहिए। अगर फेज एंगल सेम नहीं होगा तो आपको वो सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। अगर ज़बरदस्ती सिंक्रोनाइज किया जाएगा, ब्रेकर क्लोज किया जाएगा, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस ब्रेकर को क्लोज करने से पहले आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को सेम करना है, यानी कॉमन बस की फ्रीक्वेंसी और जो जेनसेट आपने लाइव जेनसेट है, जो जेनसेट नंबर 1 है, उसको आपने सिंक करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए। ये सिंक्रोनाइजिंग इक्विपमेंट होगा जो आपका दोनों साइड की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा और आउटपुट देकर कंट्रोल भी कर सकता है, मैनेज करेगा, अप डाउन भी कर सकता है। तो ये इक्विपमेंट कोई भी ब्रांड का कंट्रोलर हो सकता है, इसको सिंक्रोनाइज कर सकता है। इसमें अगर आप देखें तो आपके सामने ये दो, एक इनकमिंग जेनसेट है, एक ऑनलाइन जेनसेट है। आपका एक ऑनलाइन जेनसेट, आपका जो आगे वाला जो ट्रक है, इसको आप कंसिडर करें कि ये ऑनलाइन जेनसेट है। जो बैक साइड पे आ रहा है ये आपका इनकमिंग जनरेटर सेट है। इसका पैरेलल ऑपरेशन समझाने के लिए बेहतरीन सिमुलेशन है। आई होप कि इसकी आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। इसका कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ। मेरा शुरू से यही मकसद रहता है कि मैं इंजीनियरिंग को इतना आसान कर दूं कि वो बहुत इजी से समझ आ जाए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकें और उससे रिलेटेड जितनी भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड ट्रबल शूटिंग है, फॉल्ट फाइंडिंग है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो सकती है। If the boat truck are traveling exactly the same speed, they will always remain the same distance apart। तो ये आपने समझना है कि अगर दोनों ट्रक के दरमियान अगर जो गैप है, अगर वो गैप आपका सेम रहेगा, अगर स्पीड सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल दोनों ट्रक के दरमियान अगर 5 मीटर का गैप है और दोनों 100 किलोमीटर की स्पीड पर ट्रेवल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कॉमन सेंस है कि जो गैप है वो आपका 5 मीटर ही रहेगा। अगर वो गैप कम करना है तो या तो आगे वाले ट्रक को स्पीड कम करनी पड़ेगी या पीछे वाले ट्रक को स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो गैप आपका क्लोज हो सकता है। However, if the rear truck is the few RPM faster than the front truck, it will very slowly catch up with the truck in the front। जो मैंने अभी बात की है, अगर आपको स्पीड कम या आगे वाला कम करे या पीछे वाला ज़्यादा करे तो वो आपने गैप ख़त्म करना है। तो गाइस, वो जो गैप है बीच में, उस गैप को ख़त्म करने का नाम सिंक्रोनाइज है। अगर हम जनरेटर्स की बात करें तो यहाँ पर वो फ्रीक्वेंसी है, वो आरपीएम है, जिनको हम इक्वल करते हैं, वो गैप हम ख़त्म करते हैं, इसको नाम है फेज एंगल। जेनसेट नंबर 1 अगर आप देखें कि आपकी 50 हर्ट्ज 1500 आरपीएम के साथ अगर उसकी साइन वेव इस तरह की बनती है, तो अगर दूसरा अपकमिंग जेनसेट है उसकी अगर साइन वेव 50.1 हर्ट्ज और 1503 आरपीएम के साथ कुछ इस तरह की बनेगी। यानी ये वो गैप है जिसको हमने कम करना। अगर मैं ट्रक की एग्जांपल आपको मैंने देकर समझाया, यही बात अगर आपने इस साइन वेव के साथ देखी है तो आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसको इन फेज करना है, यानी वो जो गैप है उसको हमने ख़त्म करना है। जैसे ही वो गैप ख़त्म होगा तो दैट एक्चुअली फिनोमेना इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन। That is the in phase। Consider the above condition, the generator in phase but now about to go the out of phase। अगर इन फेज होने के बाद वो आउट ऑफ फेज हो जाएगा। अगर एक ट्रक की दूसरे की स्पीड बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली वो आउट ऑफ फेज हो जाएगा, फिर गैप उसमें बढ़ने लग जाएगा या उसका दूसरे का लोड उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। What will happen
इफ द सर्किट ब्रेकर इज क्लोज इन द फाइनल कंडीशन अबव, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपका 180 डिग्री अगर आउट ऑफ फेज होगा, डेफिनेटली ये डेंजरस है। इस कंडीशन में अगर आप सर्किट ब्रेकर क्लोज कर देंगे, अव्वल तो आपका जो सिंक्रोनाइजिंग इक्विपमेंट है वो इस वक्त सर्किट ब्रेकर क्लोज नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ये सारी प्रोटेक्शंस हैं, वो अनटिल अनलेस ये तमाम पैरामीटर्स को मीट नहीं करेगा, वो आउटपुट नहीं निकालेगा। लेकिन इस केस में अगर हम वैसे ब्रेकर क्लोज कर देंगे तो डेफिनेटली एक शॉर्ट सर्किट होगा और एक आपका क्रैश वहां पर हो जाएगा, हाई करंट जनरेट होगा, इसकी वजह से आपका ब्रेकर ट्रिप कर देगा, और जिसका इम्पैक्ट अगर ब्रेकर नहीं ट्रिप करेगा तो आपके अल्टरनेटर की वाइंडिंग जो है वो बर्न आउट हो सकती है। द ट्रांजिएंट फोर्स क्रिएटेड द बोथ इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली डिस्ट्रक्टिव, तो इसमें आपका एक हैवी लॉस हो सकता है गाइज, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है, पैरेलल ऑपरेशन। मैं रिकमेंड करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी जो लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, उनको चाहिए अपना कैरियर जो है वो पावर जनरेशन ऑटोमेशन में बनाए। एक बहुत बड़ी फील्ड है और बहुत मस्त किस्म की फील्ड है, इसके अंदर आपका कैरियर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कैरियर ग्रूम बहुत ज़्यादा है, कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किसी जगह पे भी चले जाएं, आपकी कैरियर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। सो द इलेक्ट्रिकल डैमेज क्या हो सकता है इसमें, आपके डायोड असेंबली, वेरिस्टर, आपका मेन स्टेटर वाइंडिंग वो बर्न हो सकती है, आपका एवियर डैमेज हो सकता है, इस तरह का आपका लॉस हो सकता है। मैकेनिकल डैमेज में आपकी कपलिंग प्लेट टूट सकती है, आपकी बैरिंग और शाफ्ट जो है वो आपका डैमेज हो सकता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। Example number 2, the genset 2 is supplying the load and the running 50 Hz 1500 RPM. Gen 1 is running, the speed has been adjusted to the almost 1500 RPM. The generator waveform slowly moving in and out of the phase. The synchronization equipment indicate that generator is in phase. The circuit breaker can be safely closed in the above condition. So that synchronizing equipment definitely that will close the circuit breaker and both genset running in the parallel mode in that case. When the synchronization equipment indicate that the incoming genset, gen number 1, is the in phase with the bus bar frequency, the circuit breaker can be the safely closed. Now the load is okay, and now in this state the both genset running with parallel. The generator are now in parallel in the next step the load sharing. तो गाइस पहला स्टेप होता है सिंक्रोनाइजेशन का। जैसे ही दोनों ब्रेकर आपके क्लोज हो चुके हुए हैं, तो ये आपके दोनों ब्रेकर जो इस वक्त क्लोज हैं, जेनसेट आपके पैरेलल में है, सिंक्रोनाइज हैं। अगला स्टेप है लोड शेयरिंग का। लोड शेयरिंग एक अलग चीज़ है, उसको समझना टोटली डिफरेंट है। जेनसेट तो सिंक्रोनाइज होने का मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम कर दिया आपने, दोनों के वोल्टेज सेम, फेज एंगल सेम, दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन। लेकिन अब लोड को मैनेज करने का नाम लोड इक्वल रहे। आपका जो टोटल लोड है, अगर लेट्स सपोज आपका टोटल लोड 1000 किलोवाट है, तो शेयरिंग का मतलब होता है कि इक्वल परसेंटेज शेयर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जेनसेट कैपेसिटी। ठीक है, शेयरिंग का मतलब होगा इक्वल शेयर डिवाइड करना। ठीक है, आपका दोनों जेनसेट अगर 1000 किलोवाट का ईच जेनसेट है, तो अगर लोड आपका 1200 किलोवाट है, तो शेयरिंग मीन के 600 किलोवाट विल टेक प्लेस द ईच जेनसेट। तो दोनों 600 किलोवाट जेनसेट लोड बेयर करेंगे। 600 किलोवाट द वन जेनसेट वन एंड द अदर वन विल आल्सो बेयर द 600 किलोवाट। ऐसा नहीं हो सकता कि एक के ऊपर 900 किलोवाट हो और एक के ऊपर 300 किलोवाट हो। दैट इज नॉट द लोड शेयरिंग एक्चुअली। तो लोड शेयरिंग का मतलब होता है कि इक्वल परसेंटेज के साथ शेयर होना चाहिए। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि दोनों जेनसेट अगर सेम कैपेसिटी के, फिर तो बात इजी है, समझना आसान है। लेकिन अगर दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है, फॉर एग्जांपल एक जेनसेट 500 किलोवाट का है और एक है 1000 किलोवाट का, गोट इट। अब अगर आपके पास जो
जो लोड है वो आपके पास 900 अगर लोड है आपके पास, तो अब वो 900 किलोवाट जो लोड है वो परसेंटेज के हिसाब से इक्वली शेयर करेंगे, यानी 50-50% शेयर करेगा। जो आपका 500 किलोवाट वाला वो अपनी कैपेसिटी का 50% लेगा, और जो 1000 किलोवाट का वो अपनी कैपेसिटी का 50% लेगा। तो अगर 900 किलोवाट है तो 300 किलोवाट जो 500 किलोवाट लेगा, और 600 किलोवाट जो 1000 किलोवाट वाला वो जनसेट लेगा। तो इस तरीके से वो अपने आप को लोड शेयरिंग करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड लोड शेयरिंग। इसका मतलब होता है लोड शेयरिंग का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता है जिसको आपने आगे आने वाली जो आपकी जो ट्रेनिंग होगी ये चीज़ आपके काम आएगी। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि लोड शेयरिंग जो है वो किस तरीके से आपने करनी है। लोड शेयरिंग में उसके बाद आपने लोड को कंट्रोल करना होता है बेसिकली। यही कि लोड कम ज़्यादा, जिस पे ज़्यादा है वो लोड दूसरी तरफ ट्रैवल कर देगा, जिसका लोड कम है वो दूसरे से लोड उठाएगा। यानी लोड गिवन करना है, लोड टेक ऑफ करना है, लोड गिवन करना है, लोड लोड देना और लेना, मैनेज करना, लोड को इक्वल रखना है। तो ये दोनों कंट्रोलर जो सिंक्रोनाइजिंग होंगे वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, आपस में दोनों के दरमियान एक कम्युनिकेशन लिंक होता है जिसको आप कैन लिंक भी कह सकते हैं, आप एमएससी लिंक भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों कंट्रोलर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इस हिसाब से। एक्टिव करंट इज द यूजफुल करंट विच इज द इन फेज। ये आप बात आपने याद रखनी कि दो तरह की पावर होती है, एक एक्टिव पावर एक रिएक्टिव पावर होती है। दोनों डिफरेंट पावर है, दोनों पावर की शेयरिंग होती है। एक्टिव पावर जो किलोवाट होती है वो आपकी प्राइम मूवर से कंट्रोल होती है, और जो आपकी रिएक्टिव पावर है वो आपके अल्टरनेटर से कंट्रोल होती है। अल्टरनेटर आपका एवीआर से कंट्रोल हो रहा होता है, और आपका प्राइम मूवर जो इंजन है आपका वो गवर्नर से कंट्रोल हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर से। द कोसाइन ऑफ रिजल्टेंट एंगल इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर द एक्चुअली पावर फैक्टर क्या होता है ये मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बड़े डिटेल से मैं बता चुका हूँ पावर फैक्टर क्या होता है, तो बार बार रिपीट हो जाती हैं चीज़ें। द एंगल ऑफ करंट और वोल्टेज के दरमियान जो बनने वाला एंगल होता है उसको कोसाइन को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो रिएक्टिव करंट शेयरिंग द कंट्रोल बाय द जनरेटर एवीआर, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, जो एक्टिव पावर होती है वो आपका गवर्नर से कंट्रोल हो रही होती है। ठीक है, ये बात आपने ज़हन-नशीन रखनी है। The brushless AVR control generator has the natural linear voltage dropping। अच्छा, AVR डिफरेंट तरह के AVR होते हैं जो कंट्रोल करते हैं। हमने AVR की रिएक्टिव पावर जो होती है उसको हमने AVR को पावर फैक्टर को कंट्रोल करना होता है। हमारा वोल्टेज 2-3 वोल्टेज से भी हमारा पावर फैक्टर मैनेज हो रहा होता है, तो रिएक्टिव पावर को हम AVR के थ्रू से कंट्रोल करते हैं। 0.5% वोल्टेज रेगुलेशन एवीआर द टाइप्स ऑफ एम एक्स। ये डिफरेंट एवीआर के मॉडल्स हैं जो यहाँ पर मैंने कोट किए हुए हैं, उनकी जो रेगुलेशन है वो एवीआर के हिसाब से बताई गई है यहाँ पर। सो एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर द वोल्टेज ड्रॉप रिक्वायर्ड द सिंगल रनिंग एट 3%। तो ड्रूप वैल्यू होती है, ड्रूप का मतलब डिक्रीज होता है। तो वो लोड के हिसाब से जब लोड आता है अल्टरनेटर के ऊपर तो उसकी एक्साइटेशन लेवल बैठता है, जिससे उसके वोल्टेज कम होते हैं, जो मेन वोल्टेज बन रहे होते हैं। तो उस वो ड्रूप जो एवीआर कहते हैं वो डिप आती है, जो उसको हम ड्रूप कहते हैं। तो जैसे डिप आती है तो उतने ही बाद में एक्साइटेशन दोबारा ओपन होती है और वोल्टेज लेवल को वो बढ़ा देती है, तो वोल्टेज लेवल खुल जाता है उसका, दोबारा वो अपने सर्टन लेवल के ऊपर वहाँ पर वो पहुँच जाता है। सर्कुलेटिंग करंट को कंट्रोल किया जाता है ड्रूप सिटी से। ड्रूप जो मैंने अभी आपको बताया, इस ड्रूप सिटी से हम सर्कुलेटिंग करंट को कंट्रोल करते हैं, उसको मॉनिटर भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। और वो वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से, जब ड्रूप के आता है तो वोल्टेज डिफरेंस होता है दोनों अल्टरनेटर के वोल्टेज के ऊपर, तो उसकी वजह से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करता है जो कि वाटलेस करंट होता है, और वो हमारे अनकास्ट ट्रिपिंग का बायस बन सकता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 2 सिमिलर 400 जनरेटर्स जिसके 400 वोल्टेज हैं रिक्वायर्ड दो ऑपरेशन द पैरेलल। इनको पैरेलल में चलाना है हमने, AVR 1 AVR 2 400 वोल्टेज, और एक के है 406 वोल्ट। ठीक है, दोनों के ब्रेकर ओपन है, लोड का ब्रेकर ओपन है। अब क्या होगा अगर हमने CB2 क्लोज कर दिया और वोल्टेज है 406।
Gen 2 is connected to the bus by closing the circuit breaker CB2. Gen 1 is synchronized with the Gen 2 and the breaker CB1 is closed. अब अगर इसका ब्रेकर क्लोज हो रहा था तो वो आपने यहाँ पे देखना है कि जो आपका 6 वोल्ट का डिफरेंस है, जो गैप है, वो आपका 3-3 वोल्ट पे वो इक्वल हो जाएगा। वहाँ पे 3 वोल्ट वहाँ चले जाएंगे, 3 वोल्ट आपके वहाँ चले जाएंगे, तो आपके जो कॉमन लोड पे वो मिलेंगे आपको, वो 403 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है, 403 वोल्ट आपको आउटपुट के ऊपर मिलेंगे। अब इस पे देखेंगे जिसके वोल्टेज 400 थे वो कम करने की कोशिश करेगा, जिसके 406 थे वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज 300 403 वोल्ट बनेंगे, क्योंकि मैच करने होते हैं वोल्टेज। तो ये 3 वोल्ट जो है बेसिकली ये ट्रेवल करता है आपकी, इसकी वजह से एक सर्किट के अंदर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है, जो कि वाटलेस करंट होती है, जिसका पावर फैक्टर नहीं होता, और ये आपकी अनकाज ट्रिपिंग का बायस बनती है, हीटिंग का बायस बनती है, तो इसको हम सर्कुलेटिंग करंट कहते हैं। The pressure difference voltage, the force the circulating current is the into the gen number 1. Circulating current is the वाटलेस, जीरो पावर फैक्टर के ऊपर ये ट्रैवल करती है। ठीक है, अगर आप पावर फैक्टर देखेंगे तो पावर फैक्टर आपके सामने है। पावर फैक्टर आपके इस तरह से होगा। हाई लैगिंग करंट इज द इंडक्टिव पावर फैक्टर 0, द नो फ्लो द आउट ऑफ द जेनसेट टर्मिनल, जीरो पावर फैक्टर के ऊपर जाता है। तो अब यहाँ पे ड्रूप सिटी हमने लगा दी, तो ड्रूप सिटी ये काम को एलिमिनेट करती है, इस वाले इम्पैक्ट को एलिमिनेट करती है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर, इस वीडियो सेशन के अंदर आपको ड्रूप सिटी के बारे में भी जानकारी मिल गई है कि ड्रूप सिटी किस काम के लिए करती है। जितने भी AVR है, जदीद AVR आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक AVR हैं, उसके अंदर ड्रूप सिटी की एक इनपुट होती है, और ड्रूप सिटी नॉर्मली तौर पर इसकी जो प्राइमरी होती है वो 1 एम्पेयर की होती है। ठीक है, तो ये आपकी ड्रूप सिटी फिटेड होती है अल्टरनेटर के कंपाउंड के अंदर, ये फिटेड होती है और ये AVR के साथ कनेक्ट होती है। So the droop city control the must reduce the circulating current the acceptable limit. The maximum acceptable limit the circulating current is the normally 8%. ठीक, ये लिमिट होती है आपकी। तो अब आपके इस ड्रूप की वजह से एक्साइटेशन वोल्टेज बढ़ते हैं, और जो लेवल होता है वो आपका बराबर हो जाता है, वो जो वोल्टेज लेवल आपका वो इक्वल कर देगा, रिजल्टेंस फोर्स आपकी खत्म हो जाएगी, और आपका देखें पावर फैक्टर आपका कंट्रोल में आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा सर्कुलेटिंग करंट है वो आपकी खत्म हो जाती है। तो ये हमारा एक सर्कुलेटिंग करंट को रिमूव करने का काम होता है। तो विद द MCB क्लोज द ड्रूप कंट्रोल मस्ट असिस्ट द शेयरिंग इन द रिएक्टिव पावर फैक्टर 0 कंपोनेंट ऑफ द लोड करंट। पैरेलल ऑपरेशन में किलोवाट लोड शेयरिंग में एक्टिव करंट पावर फैक्टर 1 इज द किलोवाट कंपोनेंट ऑफ द लोड एंड द कंट्रोल्ड एंड शेयर्ड बाय द प्राइम मूवर इंजन, यानी ये इंजन के थ्रू ये कंट्रोल होता है, जो एक्टिव लोड होता है, और इंजन की पर्टिकुलरली जो कंपोनेंट, जो हार्डवेयर इस्तेमाल होता है, वो गवर्नर होता है, जो फ्यूल को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसलिए आपने बात देर में रखनी है कि प्राइम मूवर से किलोवाट कंट्रोल होता है, और इसका AVR से हमारा रिएक्टिव पावर कंट्रोल होती है। द प्राइम मूवर इंजन मस्ट हैव द सिमिलर नो लोड टू फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ये मैंने गवर्निंग की बात की है। गवर्निंग जो फ्यूल को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें इंजेक्टर्स होते हैं, नोजल्स होते हैं, एक गवर्नर होता है, वो ECM भी हो सकता है, और वो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप भी हो सकता है। डिफरेंट तरह की आपके पास ऑप्शन हो सकती हैं। गवर्नर कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप को, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल पंप आगे इंजेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक्टिव करंट किलोवाट लोड शेयरिंग 1 हॉर्स पावर इज 746 वाट, और हॉर्स पावर इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट, किलोवाट द इलेक्ट्रिकल पावर। किलोवाट द करंट, ये फार्मूला है आपका, जो उसका हम किलोवाट निकालते हैं, जिसमें लाइन वोल्टेज, फेज, लाइन करंट, लाइन वोल्टेज, पावर फैक्टर और √3। पैरेलल ऑपरेशन अगर इस डायग्राम में देखें तो आपकी इंजन 2 500 हार्स पावर की कैपेसिटी है उस इंजन की, दोनों इंजन आपके 500 हार्स पावर के। तो एग्जांपल द 2 जनसेट required run in the parallel, both sets have the equal size 500 horsepower engine with the mechanical engine governors. How will engine 1 and 2 share the load automatically through the all load variation from no load to full load? इस दोनों ट्रक, एक बार फिर मैं ये ट्रक लेकर आया हूँ, ट्रक से आपको एग्जांपल ज़रा समझाना आसान हो जाएगा। तो पहले आपने सिंक्रोनाइजिंग समझा था, अभी आप लोड शेयरिंग, किलोवाट शेयरिंग समझेंगे। अगर ये आपका ये ट्रक है, इज दिस एनालॉग द ट्रक इंजन रिप्रेजेंट द जेनसेट डीजल इंजन एंड द ट्रक रिप्रेजेंट द जनरेटर। ठीक है, ये दो विषय आप समझ लें।
कि जो ट्रक इंजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है जेनसेट को कर रहा है, और जो इंजन जो ट्रक को है और उस रिप्रेजेंट कर रहा है जनरेटर्स को। ठीक है, ये आप देखें। एट द जेनसेट द ट्रक इंजन स्पीड फिक्स्ड एट द कांस्टेंट स्पीड 1500 आरपीएम। When the truck is unloaded, the engine powering the losses only. When the truck loaded, the engine must provide the extra power and the truck speed will fall. For example, 4% speed droop. ठीक है, because the engine governor is fixed the constant speed. Constant speed. What will happen? The truck is the now joined the solidity together. अब इस कंडीशन में दोनों जब ज्वाइंट हो जाते हैं इस कंडीशन में, तो पुल पुश करना पड़ेगा। तो आपका दोनों की स्पीड को बराबर रखना ज़रूरी है। अगर वो गैप जब जहाँ पर ख़त्म हो जाता है, उस गैप को बराबर रखने के लिए दोनों को बराबर फ्यूल खोलना पड़ेगा। अगर एक आगे वाला ट्रक अगर जो है उस वो स्पीड बढ़ाएगा तो गैप बढ़ जाएगा, पीछे वाला ट्रक आउट ऑफ फेज हो जाएगा, अनसिंक्रोनाइजेशन खत्म हो जाएगी, तो लोड उसके ऊपर, अगर पिछले वाला ट्रक ज़्यादा जोर लगाएगा तो उसका आगे वाला का लोड भी उसके ऊपर आ जाएगा। How will they share the load of the following situation? Both engine have the similar load characteristic from the no load to full load. ठीक है, इसमें आपका दे विल ऑटोमेटिकली शेयर द लोड इक्वली। ठीक है, अगर उनकी नो लोड से फुल लोड कैरेक्टरिस्टिक है तो वो बहुत आइडियल होते हैं, वो आपका बगैर किसी इक्विपमेंट के भी ऑटोमेटिकली लोड शेयर करते रहते हैं। अब सिचुएशन देखें आप। द ट्रक फ्रंट हैज द स्ट्रोंगर इंजन देन वन इन द ट्रक बैक। द फ्रंट इंजन विल टेक द लोड अवे फ्रॉम द रेयर इंजन। द ट्रक एट द बैक डेवलप द इंजन फॉल्ट लॉसिस पावर। इसमें आप देखें वो सारा लोड जो है वो उसके ट्रक के ऊपर चला गया जिसका हैवी आ गया, और वो दूसरा जेनसेट रिवर्स पावर के ऊपर चला गया हुआ, वो रिवर्स पावर, दैट इज कॉल्ड द रिवर्स पावर सिचुएशन। द फ्रंट ट्रक इज द फेल टू द लोड एंड द मोटर इज द रेयर ट्रक। तो लोड शेयरिंग जो सिचुएशन है, जो करेक्टरिस्टिक है, जो ड्रूप आपकी है, आपको इस डायग्राम से आप इस चीज़ को समझ में आ जाएगी। जो डिफरेंस जो परसेंटेज लोड है वो आपका जो 4% ड्रूप हो, तो आपका उस वाले से इस डायग्राम से आपको समझ में आती है। फॉर एग्जांपल द इंजन 2 विद द स्ट्रॉन्गर इंजन, जो स्ट्रॉन्गर इंजन होगा डेफिनेटली वो ज़्यादा लोड ले लेगा। इस कंडीशन में अगर आप देखें तो जेनसेट नंबर 1 50 हार्स पावर का है और दूसरा आपका 500 हार्स पावर का। आप इसको 50 किलोवाट कंसिडर कर लें या 500 किलोवाट कंसिडर कर लें, तो इस कंडीशन में परसेंटेज लोड के हिसाब से लोड शेयर करेगा। हाउ विल द इंजन 1 इज नाउ एट द मस्ट एंड द 10% ऑफ द टोटल किलोवाट, ऑटोमेटिकली नो लोड टू फुल लोड। ठीक है, तो ये परसेंटेज के हिसाब से लोड शेयरिंग होगी इनकी। तो इस पिक्चर में आप देखें लोड शेयरिंग आपकी जो 50 किलोवाट का है वो आपका 37 किलोवाट लेगा, और जो आपका 500 का है वो आपका 370 किलोवाट लेगा। तो ये इस हिसाब से इनकी शेयरिंग होगी आपस में ड्यू टू परसेंटेज इनके ऊपर इक्वल इक्वल है। रिवर्स पावर क्या होगी? रिवर्स पावर जब एक जेनसेट पावर देने की बजाय पावर लेना शुरू कर देगा, तो यानी जो दूसरे वाला सेट है वो उसका लोड उसके ऊपर आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्स पावर सिचुएशन। उस रिवर्स पावर में अगर रिवर्स पावर रिले नहीं होगी तो वो जेनसेट की वाइंडिंग में आपका नुकसान हो सकता है, उसकी वाइंडिंग जल सकती है, इसकी वजह से ये इशू होता है। रिवर्स पावर के डायोड आपके जल सकते हैं, आपके एवीआर जल सकता है। ठीक है, ये उसमें फॉल्ट आ सकते हैं। मोस्टली तौर पर डायोड बर्न होते हैं, जो आपके रेक्टिफायर ब्रिज रेक्टिफायर होता है। Reverse power can occur when the zero load after synchronization if one engine the governor drift the alternating। अच्छा, ये सिचुएशन मैनुअल पे तो हो सकती है, लेकिन आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स हैं जो सिंक्रोनाइजेशन करते हैं वो जीरो लोड के ऊपर भी रिवर्स पावर पे नहीं जाने देता, वो गवर्नर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपने समझनी है। मैनुअल पे होगा तो वो ठीक है, ये बात समझ में आती है, फिर ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप 2 3 4 5 जितने भी सेट हैं उसको जीरो लोड के ऊपर सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, तो वो उसकी कंट्रोल हो रही होती है रिवर्स पावर। रिवर्स पावर रिले बिल्ट इन आती है, जितने भी कंट्रोलर हैं उसके अंदर बिल्ट इन होती है, सेपरेट से हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तमाम कंट्रोलर हैविंग है ऑन द रिवर्स पावर रिले, ऑन द शॉर्ट सर्किट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, तमाम रिले उसके अंदर बिल्ट इन होती है। गवर्नर को फीडबैक जाता है, फीडबैक से वो लोड को मैनेज कर रहा होता है। तो ये
मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आई होगी सिंक्रोनाइजेशन और लोड शेयरिंग के बारे में। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एक्सपर्ट लेवल की बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं जो यहाँ से आप जो लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग देखने के बाद, वो ट्रेनिंग लेने के बाद, वो वीडियो देखने के बाद आप इंडिपेंडेंटली सिंक्रोनाइजेशन का ऑपरेशन कर सकते हैं। आप किसी भी कंट्रोलर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे बहुत सारी आपको वीडियोज़ ऐसी भी मिलेगी जिसके ऊपर पूरे पूरे डिज़ाइन के बारे में बात की गई है। आप मल्टीपल सेट को किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे, उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से बताएंगे, आप बस बार की सिलेक्शन आप किस तरीके से करेंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझाना ही कैरियर 360 का जो मेन जो कोर जो मकसद है वो यही है कि मैक्सिमम लर्निंग दी जाए, मैक्सिमम लोगों को ट्रेंड किया जाए, मैक्सिमम नॉलेज स्प्रेड किया जाए। गाइस, ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है सबके लिए। ये दुनिया का सिस्टम है, दुनिया का निज़ाम है, जिसने आना है उसने वापस भी जाना है। तो चले इसी बहाने हमारी ये एक काविश है, एक हमारी ये एक एफर्ट है कि हमारा एक एक इस सिस्टम पे, इस दुनिया में हमारी भी कुछ किसी हद तक कोई कंट्रीब्यूशन रहे, ताकि हमारा भी कुछ इसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो लोगों की सक्सेस में, लोगों की कामयाबी में, लोगों को सिखाएं, लोगों को मैक्सिमम मैक्सिमम ट्रेंड करें, ताकि वो इस कॉरपोरेट वर्ल्ड का और इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकें और एक अपने आप को कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। आपके लाइक करने से, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके शेयर करने से हौसला अफजाई होती है, ठीक है। और उसका दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर ये वीडियोज़ वाकई आपके काम की हैं तो आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ जो हाईटेक इंजीनियरिंग और हाईटेक ट्रेनिंग, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स हैं, जिसमें कॉर्पोरेट स्किल्स हैं, जिसमें जिसमें टेक्निकल स्किल्स हैं, इसके अंदर और बहुत सारी ऐसी स्किल्स लर्निंग और कैरियर डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी मोटिवेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। तो आपके सब्सक्राइब करने से वो वीडियो आपको टाइम पर मिल जाएगी, तो जिससे आपको डेफिनेटली वो वीडियो आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा रोल प्ले कर सकती है, आपकी काया पलट सकती है, आपको कुछ चीज़ लर्निंग, आपका एक्सपीरियंस बढ़ सकता है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है। विल बी राइट बैक इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सून। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।